ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जीडीपी के पीछे दौड़ती दुनिया के बीच एक ऐसा देश पल रहा है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर विश्वास रखता है, जहां लोगों को हंसाने के लिए गुदगुदी लगाने या कोई कॉमेडी शो दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो खुशी उनके भीतर ही है, जो मुस्कुराहट के रूप में 24/7 उनके चेहरों पर रहती है। इतना सुनने के बाद आप जान ही गए होंगे कि हम भूटान की बात कर रहे हैं। वही भूटान जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, सुंदर चित्रकारी और परंपराओं के अनूठे अंदाज से सजा हुआ है। कभी कल्पना की है कि कैसी होगी उस देश की जिंदगी जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कहे जाते हैं, चूंकि यह छोटा देश है मगर खुश है। यहाँ के नागरिक जिंदगी को खुल के जीते हैं, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भूटान में ऐसा क्या है कि इसे सबसे खुशहाल देश माना जाता है। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनबी, 12वीं शताब्दी में मंगोलों के राजा चंगेज खान और फिर 14वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पतन की ओर जा रहा था। अहिंसा पर विश्वास करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जीवन संकट में था, इसलिए वह सबसे दूर हिमालय की ओर चले गए अपना जीवन बिताने। कुछ ने भारत के लद्दाख में जगह पाई और कुछ लद्दाख सीमा से होते हुए तिब्बत और नेपाल में जा बसे। 1616 में प्रताड़ित बौद्ध अनुयायियों और भिक्षुओं का एक जत्था तिब्बत के पहाड़ों पर आ पहुंचा। यहाँ के घने जंगलों में वे सुरक्षित थे, इसलिए वह सब यहीं बस गए। 16वीं शताब्दी के अंत तक कुछ लोग तिब्बत और नेपाल से आकर यहाँ बसना शुरू हुए। परिवारों की संख्या बढ़ी और तिब्बत के 40% क्षेत्र में इंसानी खिलखिलाहटें सुनाई देने लगी। यहाँ लोग बौद्ध शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले थे, इसलिए उन्होंने खुद को हमेशा प्रकृति के करीब रखा। 1907 में भूटान में राजशाही की स्थापना हुई। यह पहला मौका था जब लोगों ने खुद को भगवान बुद्ध और प्रकृति से हटाकर किसी इंसान के अधीन होना स्वीकार किया। दरअसल 19वीं शताब्दी आने तक भूटान की आबादी बढ़ गई थी और विचारधाराओं में अंतर दिखाई देने लगा था। लोगों को एक सूत्र में बांधने की जरूरत थी, इसलिए बौद्ध मठवासियों ने निर्णय किया कि वह एक राजा बनाएंगे और सारी प्रजा राजा के अधीन होगी। इसके बाद उगियेन वांगचुक को भूटान का पहला राजा बनाया गया। सदियों तक यह क्षेत्र केवल जंगली इलाका ही माना जाता था। जिन लोगों ने भूटानियों को नहीं देखा था वे उन्हें आदिवासी मानते थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 में भूटान को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी। इसके बाद से भूटान दुनिया भर में जाना जाने लगा। भूटान दुनिया में एकमात्र लोकतांत्रिक राजशाही देश है। यहाँ प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है देश का राजा। यहाँ पहली बार साल 2008 में आम चुनाव करवाए गए थे, लेकिन इससे लोगों के मन में अपने राजा के प्रति आस्था तनिक भी कम नहीं हुई। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिंचुल संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह वही दौर था जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और अंग्रेज भूटान को भी हथियाने के फिराक में थे। सिंचुल संधि के तहत भूटान को सीमावर्ती भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के करार करने पड़े। राजशाही की शुरुआत होने के बाद 1910 में एक और समझौता हुआ। इसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। यह बात और है कि भूटान ने ना तो विदेशियों को अपने देश में दिलचस्पी लेने दी, ना खुद कभी विदेशियों के प्रति आकर्षित हुए। आगे जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में भारत और भूटान के बीच समझौते हुए। इसके तहत भारत ने भूटान को उसकी पूरी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों ने हथिया ली थी। इसके बदले भूटान ने भारत को उसकी विदेश नीति एवं रक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। भारत की नौसेना, वायुसेना बाहरी आक्रमणों से भूटान की रक्षा करती आ रही है। यही कारण है कि भूटान चीन से दूर और भारत के दिल के करीब है। भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश यूं ही नहीं कहा जाता। इसकी एक खास वजह है।
दरअसल भूटान ने विदेशियों को अपने देश में आने की कभी अनुमति नहीं दी। वह हमेशा से प्रकृति के नजदीक रहे और बौद्ध की शिक्षाओं पर चले हैं। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के विकास पर चर्चा हुई। हालांकि कोई भी भूटान के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद 1974 में पहली बार विदेशियों को भूटान के अंदर आने की अनुमति मिली। हालांकि यह काम आज भी काफी मशक्कत वाला है। देश का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है और दक्षिण में थोड़ी सी जमीन समतल है जहां लोग रहते हैं। भूटान का 60% से ज्यादा हिस्सा अब भी घने जंगलों से ढका हुआ है। यही कारण है कि लोग प्रकृति के नजदीक हैं और उसी पर निर्भर हैं। पर्यावरण को नुकसान ना हो इसलिए कभी किसी ने पॉलीथीन का उपयोग तक नहीं किया है। रात को सड़कों पर लाइटें नहीं जलती। जरूरत पड़ने पर लोग अब भी लालटेन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। खुद कम रोशनी में जीने वाला भूटान भारत को बिजली सप्लाई करता है। यहाँ कचरा फैलाना किसी गुनाह से कम नहीं है। यही कारण है कि भूटान दुनिया में सबसे साफ सुथरा देश भी है। सादगी का आलम यह है कि 1960 के दशक तक देश में कहीं भी सड़क नहीं थी। लोग गाड़ियों के बारे में जानते तक नहीं थे। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट के बारे में तो दूर दूर तक किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। 1999 में पहली बार देश में टीवी आया और कुछ सालों बाद लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिली। हालांकि भूटानियों ने इसे इलेक्ट्रॉनिक आक्रमण करार दिया और इसके इस्तेमाल पर ज़्यादा गौर नहीं किया। यही वजह है कि आज भी भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है। भूटान में लोग बहुत धीमी आवाज़ में बातें करते हैं। उनका मानना है कि धरती के हर कण में भगवान बौद्ध का निवास है। वे हर समय ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। यदि जोर से आवाज़ की गई तो उनका ध्यान भंग हो जाएगा। पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए थे तब पहली बार इस परंपरा को तोड़ा गया था। प्रधानमंत्री के भाषण के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए थे। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पिछड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद भी यहाँ हर चीज़ का सीमित उपयोग ही किया जाता है। भूटान में लोग बड़े देशों की तरह हर दम काम नहीं करते। वह हर चीज को समय देते हैं। ज़रूरत के हिसाब से नौकरी की जाती है और बाकी समय परिवार और ध्यान लगाने के लिए होता है। भूटान भले ही साधारण देश हो मगर यह पिछड़े नहीं है। आज भी यहाँ पर सेक्स के बारे में खुलकर बात होती है। कोई इससे कतराता नहीं है। परिवार वाले बच्चों के सामने शारीरिक संबंधों पर खुलकर बात करते हैं। दुनिया के और देशों की तरह यहाँ के बच्चों को छिपकर सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। भूटान में एक अजीब परंपरा है। यहाँ पुरुषों के लिंग की छाप हर घर की दीवार पर देखी जा सकती है। इसे पेनिस आर्ट कहा जाता है। इसकी शुरुआत तिब्बतियन धार्मिक गुरु टकपा कुल्ले ने 15वीं शताब्दी में की थी। वह शिक्षा का प्रचार करने के लिए भूटान आए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने यह तय किया कि वो हवा में बाण चलाएंगे और जहाँ ये तीर का निशाना लगेगा उस जगह जाकर वो अपना मठ बनाएंगे। उन्होंने तीर चलाया और वह तीर एक लड़की के कमरे में जा पहुंचा। हकपा तीर के पीछे पीछे वहां पहुंचे और लड़की को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने वहीं रहने का निर्णय ले लिया। यही उनका मठ बन गया जहां उन्हें पहली बार पेनिस की लकड़ी की मूर्ति लगाई और तब से इसे उर्वरता मठ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद से ही वहां पर पेनिस आर्ट का सिलसिला शुरू हुआ। भूटान की एक जनजाति में एक महिला को 2 पुरुषों से विवाह की अनुमति है। वह चाहे तो दोनों पति एक साथ रह सकते हैं। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की शारीरिक इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। यही कारण है कि भूटान में तलाक होना तो दूर, पति पत्नी के बीच विवाद तक नहीं होते। यह सब जीवन इतने शांतिपूर्वक तरीके से जीते हैं कि अपने आप ही सब खुश हो जाते हैं। भूटानियों के बारे में खास बात यह है कि वे कभी किसी की बुराई नहीं करते। उनका मानना है कि बुराई करने से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह ऊर्जा प्रकृति के पास पहुंचती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। यहाँ के लोगों को अनाज, मुर्गी पालन, डेयरी से बने उत्पाद खाने की आदत है। यहाँ भगवान की पूजा के बाद देश के राजा रानी की पूजा की जाती है।
नए साल की शुरुआत में जहां पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही होती है, वहीं भूटानी एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति का अपना जन्मदिन नहीं है। यहाँ सभी एक साथ एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं, तभी तो यह देश इतना खुश है। तो दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि आखिर भूटान दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल क्यों है। हर किसी को भूटान से सीखना चाहिए कि असली खुशी दिखावे में नहीं है। इच्छाएं और कल्पनाएं सीमित हो तो सुख आसपास ही नजर आता है। यदि अब तक आप खुशियों के देश नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ भारतीयों का स्वागत दिल से किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइए कि भूटान के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।